अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाबुल हाशमी। आप देख रहे हैं क्रिप्टो 1.0। क्रिप्टो मार्केट आपको कंटिन्यूसली नीचे गिरती हुई नज़र आ रही है। आज हम एनालिसिस नहीं करेंगे, कुछ चंद बहुत ज़रूरी बातें हैं जो आपके साथ शेयर करना मैं ज़रूरी समझता हूं। हो सकता है ये आपके लिए भी ज़रूरी हो सकता है गैर ज़रूरी हो, लेकिन इस वीडियो को आप प्लीज़ पूरा देखिएगा। ये भी हो सकता है कि आपको इसमें से कोई एक दो बातें ऐसी लगें जो शायद आपकी इन्वेस्टमेंट बचा सकें। अब हुआ ये है कि क्रिप्टो मार्केट हमें बिटकॉइन जो है वो 21,500 के ऊपर अचानक देखने को मिला। हम सब बहुत खुश हो रहे थे कि एक बुलिश रन जो है वो स्टार्ट हो चुका है, अब मार्केट ऊपर जाएगी, हमें प्रॉफिट आएगी। लेकिन हुआ क्या कि FTT टोकन की वजह से, आपको पता है FTX एक्सचेंज और बाइनांस एक्सचेंज जो है, इनके आपस में फड्डे की वजह से सारी की सारी जो मार्केट है वो फिर से क्रैश कर गई। अब मैं फिर से जो लफ्ज़ है इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि टेरा लूना की वजह से भी मार्केट क्रैश की थी। उसके बाद सेल्सियस नेटवर्क की वजह से, 3 एरोज़ कैपिटल की वजह से मार्केट बार बार क्रैश कर रही है। यहाँ पे एक सवालिया निशान पैदा होता है कि क्या ये डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट है सच में। बिटकॉइन को जो बनाया गया था वो इसलिए बनाया गया था कि ये एक डिसेंट्रलाइज्ड चीज़ है, इसका फ़ैसला कोई एक सेंट्रल बॉडी नहीं कर रही। तो क्या अभी भी ऐसा है? इस चीज़ के बारे में मैं थोड़ा सा आपको क्लैरिटी से समझाना चाहूँगा। अगर आपको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा लगे तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपकी अपनी भी एक राय हो सकती है। अच्छा, बात यह है कि जब मैं क्रिप्टो के अंदर आया था ना, तो हमें एक चूरन दिया गया था कि बिटकॉइन या अथीरियम या किसी चीज़ के अंदर जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो आप एक 100 या 200 डॉलर लगा के डेली 5-10 डॉलर आप कमा के घर में आराम से बैठ के आप जो है वो अपने डॉलर इंक्रीज़ कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। मैंने कहा जी बहुत अच्छी बात है। मैंने इसको सीखना शुरू किया। पहले मैंने अपनी कुछ इन्वेस्टमेंट इसके अंदर डाली, ज़ाया होगी। हुआ क्या, मुझे लगा कि मुझे सीखना चाहिए इसको, मुझे अभी आती नहीं क्रिप्टो। मैंने इसको सीखना शुरू किया, तकरीबन 6 महीने लगे, मुझे टेक्निकल एनालिसिस की समझ आ गई। उसके बाद 2-3 महीने लगे मुझे फंडामेंटल एनालिसिस करने का भी काफ़ी हद तक एक्सपीरियंस हो गया। अब मैं तकरीबन कोई 2-4-5 महीने से रेगुलर वीडियोस डाल रहा हूँ, आपको टेक्निकल एनालिसिस भी दे रहा हूँ, फंडामेंटल्स के बारे में भी थोड़ा बहुत समझाता हूँ, किस कॉइन को ख़रीदना है, कब ख़रीदना है। ये सारी चीज़ें मुझे अल्हम्दुलिल्लाह से मैं काफ़ी इसमें एक्सपीरियंस जो है वो हासिल कर चुका हूँ। इसमें कोई तकब्बुर वाली बात नहीं है। कुछ लोग आके कमेंट सेक्शन में कहते हैं कि भाई आप तकब्बुर करते हैं। तकब्बुर वाली कोई बात नहीं है जी। हम एक पढ़ाई करते हैं तो हमें जैसे कोई डिग्री मिलती है किसी चीज़ की, तो हम वो तकब्बुर के तौर पे तो डिग्री नहीं ले रहे होते कि हमने पढ़ाई की है, तो मतलब इसमें कोई हमारा कमाल नहीं होता, लेकिन हमने जो मेहनत की है उसका फल हमें मिल जाता है। अच्छा, ये सब कुछ करने के बाद भी मैं अभी भी श्योर नहीं हूँ कि मैं 200-400 डॉलर छोड़ दें, मैं 10,000 डॉलर लगा के भी घर में बैठ के मैं 5 डॉलर कमा सकूँगा। मैं श्योर नहीं हूँ। उसकी वजह क्या है, वजह जान लें थोड़ी सी डिटेल के साथ। देखें, बिटकॉइन को हमने समझा था कि ये डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है, बाइनांस एक्सचेंज के ऊपर रह के काम करेंगे तो हम बहुत अच्छी प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, नहीं तो OKX एक्सचेंज बहुत अच्छी है। कुछ लोग कहते हैं जी बाइनांस जो है वो थोड़ी सी बगैरतियाँ करती है इसमें, OKX बहुत अच्छी है, ह्यूबी एक्सचेंज अच्छी है, KuCoin वकास ज़का साहब ने कह दिया KuCoin बहुत अच्छी है। तो मतलब किसी न किसी के कहने के ऊपर हमने ना इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दी। अब एक तो हमारी जो सबसे पहली गलती बड़ी होती है वो ये है कि हम सीखे बिना किसी की बातों में आके अपनी पूरी इन्वेस्टमेंट इसके अंदर डाल देते हैं। अगर कोई आपसे कह रहा है, जैसे मुझे कहा गया था कि आप 5-10 डॉलर डेली कमा सकते हैं, तो मुझे ये चाहिए था कि मैं पहले इसकी डेमो ट्रेडिंग करता, पेपर ट्रेडिंग। अगर आपको नहीं पता, मेरी वीडियोस पढ़िए, आप देख सकते हैं डेमो ट्रेडिंग क्या होती है, पेपर ट्रेडिंग क्या होती है। वो एक सेफ़ वे है, सेफ़ मेथड है, आपको समझ आ जाएगी कि आपने क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी, आपको पता चल जाएगा। अच्छा, ये हमारी बहुत बड़ी गलती कि हम सीखते नहीं हैं, हम डायरेक्टली इसके अंदर पैसे डालते हैं और जितने पैसे हमारे पास होते हैं हम सारे डाल देते हैं। एक भाई ने मुझसे रब्ता किया था, उनके पास 55 लाख रुपए थे, मोबाइल शॉप थी उनकी, 55 लाख रुपए उन्होंने सारे इसके अंदर डाल दिए और वो सारे ही ज़ाया हो गए। फ्यूचर ट्रेडिंग करना शुरू कर दी सीखे बिना। उनको सपोर्ट कैसे ड्रा करनी इसका नहीं पता था, रेजिस्टेंस क्या होती है इसका नहीं पता था, ट्रेंड लाइन क्या होती है इसका नहीं पता था, और उन्होंने फ्यूचर ट्रेडिंग करना शुरू कर दी। अब आप सोचें कि यार एक बंदे को मतलब रेजिस्टेंस और सपोर्ट का, ट्रेंड लाइन का नहीं पता, उसको इंडिकेटर का ही नहीं पता क्या होता है, और उसने फ्यूचर ट्रेड में मतलब बाई करना है, सेल करना है, तो वो कैसे करेगा। अब उसको सिर्फ उसके दोस्त ने बता दिया जब ये नीचे आ जाए ना तो आपने यहाँ पे सेल की पोजीशन ओपन करनी है, नीचे आ रहा है तो, जब ऊपर जा रहा है तो आपने बाई की पोजीशन ओपन करनी है। तो वो ये कर करके उसने 55 लाख रुपए पाकिस्तानी जो है वो ज़ाया कर दी। अब ये उसकी सारी ज़िंदगी के जमा किए हुए पैसे थे, हलाल की कमाई थी उसकी, वो सारी ज़ाया हो गई। कुछ लोग कहेंगे आराम की थी, भाई वो अल्लाह जाने बेहतर। अच्छा, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे पास जो पैसे होते हैं ना, वो हम किसी की बातों में आके एक तो वो सारे पैसे इसके अंदर ना डाल दें, ये बिल्कुल सेफ़ नहीं है। दूसरे नंबर पे जो मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, डिसेंट्रलाइज्ड कह के हमें इसके अंदर एंट्री लेने का कहा गया था कि डिसेंट्रलाइज्ड है, इसकी कोई सेंट्रल बॉडी नहीं है, ये हम सब मिल के फैसला करते हैं। ये सब झूठ है। बिटकॉइन का फैसला आज भी बिग वेल्स करती हैं, वो कोई 5, 10, 50, 100 जितनी भी हैं, हमें नहीं पता। हमें नहीं पता कि कोई एक बंदा बैठ के इसको कंट्रोल कर रहा है, हमें नहीं पता कोई 50 बंदे बैठ के कंट्रोल कर रहे हैं। जब उनका दिल करता है
वो मार्केट को लिक्विडेट करते हैं। एक्सचेंजेस जो हैं वो खुद वेल्स हैं। आप बाइनांस को देखें, बाइनांस खुद एक बहुत बड़ी वेल है। जब उसको पता चलता है बहुत सारे लोगों ने शॉर्ट की पोजीशन ओपन की है, वो लॉन्ग की साइड चले जाते हैं और हमारी पोजीशन को लिक्विडेट कर देते हैं। जब उनको पता चलता है लोग लॉन्ग की पोजीशन ओपन करके बैठे हैं, वो सेल आउट करना शुरू कर देते हैं। अब FTT टोकन को आप देख लें, क्या हमें अभी भी ये लगता है कि ये डिसेंट्रलाइज्ड है? हम इस ज़िद को कम से कम अभी तो हमको छोड़ देना चाहिए। टेरा लूना की वजह से लाहौर के अंदर एक लड़के ने खुदकुशी कर ली थी और उस वक्त भी मुझे ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान नज़र आ रहा था कि यार डिसेंट्रलाइज्ड चीज़ के पीछे हमने खुदकुशी की। हमारे मुसलमान भाई ने एक डिसेंट्रलाइज्ड चीज़ के नाम पे खुदकुशी की। मतलब वो डिसेंट्रलाइज्ड कैसे हो सकता है जब उसको किसी ने गिरा दिया? डिसेंट्रलाइज्ड चीज़ वो है जैसे सोना है। सोने को कोई भी पूरी दुनिया से उठा के एक जगह पे इकट्ठा नहीं कर सकता। आप ऐसा कर ही नहीं सकते। कुछ लोगों को ये वहम है कि सोना सारा अंग्रेज़ों के पास चला गया। नहीं, ऐसा नहीं है। सोना अभी भी दुनिया में है। बाकी वो अपनी मर्ज़ी है, किसी ने उठा के किसी को दे दिया, किसी ने उठा के किसी को दे दे, लेकिन फिर भी वो माइन हो रहा है। दुनिया में अभी भी माइनिंग हो रही है सोने की, और उसकी जो प्राइस है वो अभी भी डिसेंट्रलाइज्ड है। उसको सेंट्रलाइज्ड नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एक बंदा सोने की प्राइस को पंप कर दे, एक बंदा डंप कर दे। आप देखें FTT टोकन को किसी एक इंसान की तरफ से डंप करवा दिया गया। अब उसको पूरी कम्युनिटी जो है वो कैसे ड्राइव कर सकती है? अगर किसी एक ने इतनी बड़ी क्वांटिटी में उसको सेल आउट किया कि उसकी प्राइस ही नीचे आ गई, मतलब $30-40 से वो सीधा $20 पे, फिर $10 पे, अब वो $4 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। तो मतलब कि $30-40 से कोई टोकन अगर सीधा $4 के ऊपर गिरेगा तो मेरी अगर इन्वेस्टमेंट है, मैं तो डर के मारे निकालूंगा। तो वो सेंट्रलाइज्ड होगी ना, वो डिसेंट्रलाइज्ड तो ना हुई। आप इस चीज़ के साथ बिल्कुल खुला तजाद कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि बाबर भाई आपको तो पता ही नहीं है, आप कहते रहें, लेकिन आप BNB को देख लें, चार्ट पैटर्न को फॉलो ही नहीं करता। एक पूरा चार्ट पैटर्न बनेगा, जब उसने डंप करना होता है वो डंप नहीं करता, वो पंप कर जाता है। तो बिल्कुल उसको ड्राइव किया जाता है CZ की तरफ से। अगर आप देखें टेरा लूना को, तो डू क्वान की तरफ से उसको ड्राइव किया गया। कुछ लोग कहते हैं जी डू क्वान ने खुद ये सारा जो है वो सिनेरियो क्रिएट किया और उसको डंप करवा के अपनी प्रॉफिट निकाली। कुछ लोग कहते हैं जी उसने नहीं किया, किसी और ने कर दिया। चलें, जिसने भी किया, किसी एक बंदे की वजह से पूरी पूरी मार्केट क्रैश कर गई। किसी एक बंदे की वजह से, किसी एक अकल की वजह से। आप देखें, इसको हम डिसेंट्रलाइज्ड कैसे कह सकते हैं? डिसेंट्रलाइज्ड तब होगी जब किसी एक के हाथ में हो गई नहीं। अब आप देखें, CZ के पास इतनी BNB की सप्लाई पड़ी हुई है कि जब उसका दिल करता है वो उसको मार्केट में क्रैश करवा देता है, जब उसका दिल करता है वो उसको पंप करवा देता है। ये CZ टोटल उसको कंट्रोल कर रहा है। बिटकॉइन को देखें तो वेल्स कंट्रोल कर रही हैं, एथेरियम को देखें तो वेल्स कंट्रोल कर रही हैं। तो हम इस सब चीज़ को हम सेंट्रलाइज्ड समझ के अगर चलेंगे तो हम कम से कम ये कर सकते हैं कि उतनी इन्वेस्टमेंट इसके अंदर डाल दें जो हम ज़ाया होने से हम खुदकुशी की तरफ ना चले जाएं। हम अपने पैसे ज़ाया होने को बर्दाश्त कर जाएं। हम कम से कम ये तो कर सकते हैं ना। हमें ये तो होना चाहिए कि यार ये सेंट्रलाइज्ड चीज़ है, आज है कल नहीं है। किसी एक बंदे के हाथ में हम उसको पैसे दे रहे हैं, हम किसी एक्सचेंज के ऊपर फंड्स रख रहे हैं, वो उसका दिल करता है तो वो फंड्स जो है वो पिछले दिनों में आप देख सकते हैं हॉटबिट एक्सचेंज का जो फंड है वो सस्पेंड कर दिया गया। काफ़ी दिन उसके फंड जो हैं वो सस्पेंड रहे। अगर एक बंदा सारी इन्वेस्टमेंट उसके अंदर डाल के बैठा है और उसके फंड जो हैं वो सस्पेंड हो गए, कोई टोकन आप विड्रॉ नहीं कर सकते। उस बीच में मेरा अपना नुकसान हुआ है काफ़ी सारा। एक टोकन मैंने खरीद के उसके ऊपर मैंने रखा हुआ था ट्रेड करने के लिए, क्योंकि मैंने अपने फंड जो हैं वो डिवाइड किए हुए हैं बाइनांस, हॉटबिट, हुबी, कुकॉइन और OKX के ऊपर। तो मेरे हॉटबिट के ऊपर जो फंड्स पड़े हुए थे उसमें जो टोकन पड़ा था उसकी प्राइस उस बीच में $3 को टच की, जहाँ पे मैं प्रॉफिट में था और मैं उसको निकालना चाह रहा था, लेकिन मेरे पास वो अथॉरिटी नहीं थी कि मैं उसको निकाल पाऊँ, क्योंकि वो सस्पेंड हो चुकी थी। जब वो दोबारा से मतलब मार्केट में आई, वो दोबारा से चलना शुरू हुई एक्सचेंज, तब उसकी प्राइस $1.5 पे आ गई। मैं फिर से लॉस में आ गया। अब बताएं, इसको मैं सेंट्रलाइज्ड ना कहूँ तो मैं इसको क्या कहूँ? तो अभी मार्केट में आप सिर्फ वो पैसा लगाएं जो ज़ाया होने के लिए आप तैयार हैं। जिस पैसे के लिए जो आप ये सोच के बैठेंगे ये पैसा चला जाए, आपने वो फेंक दिया किसी कुएं में, अब वो वापस नहीं आना। अगर वो प्रॉफिट के साथ वापस आ जाता है तो फिर अच्छी बात है, अगर नहीं आता तो फिर आप उसको खुदा हाफिज़ कह दें। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है क्रिप्टो करेंसी को लेके, क्योंकि अभी मार्केट की जो सिचुएशन चली है एनालिसिस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं आपको बिटकॉइन का चार्ट दिखा दूं, किसी और कॉइन का चार्ट दिखा दूं, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। कुछ समझ ही नहीं आ रही। मार्केट जो है वो पंप करनी चाहिए थी लेकिन डंप कर गई, खबर की वजह से, FTT की खबर की वजह से, FTX एक्सचेंज की वजह से। तो ये जो सीन आजकल चल रहा है, इस सीन ने हमें कम से कम ये बता दिया है कि हम अभी ही अकल कर जाएँ और हम अपने वो पैसे सिर्फ इसके अंदर रखें जो ज़ाया होने के लिए, खोने के लिए, गंवाने के लिए हम तैयार हैं। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, आपका इससे अलग भी हो सकता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एनालिसिस के साथ। अल्लाह हाफिज़।